हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेल। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या होता है? सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेल है हमारा, ये बायोलॉजी का बेसिक टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक। सबसे बेसिक अगर कोई चीज़ है बायोलॉजी में तो वो है सेल। सेल क्या होता है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का माने क्या मतलब होता है? बेसिक, इम्पॉर्टेंट। और जो सेल है हमारा, वो दोनों ही चीज़ें हैं, बेसिक यूनिट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम सेल को बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यूनिट, मैंने यहाँ पे यूनिट क्यों लगा हुआ है? किसी भी एक ऐसी जगह को जहाँ पे पूरा बॉडी का बेसिक काम हो रहा है, पूरा इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, उस जगह को, उस ग्रुप ऑफ उनको हम यूनिट बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द सेल वर्ड इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेला, मीनिंग स्मॉल रूम। जो हमारा सेल है वो लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। जो हमारा सेल है, उस जो हमारा सेल वर्ड है, हर वर्ड हमको पता होगा। बायोलॉजी किसी भी चीज़ में हमारा कोई सा भी वर्ड लेते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है कि वो वर्ड हमने क्यों लिया। तो ऐसी सेल के पीछे एक रीज़न है कि हमने ये सेल वर्ड लिया, कहाँ से लिया? लैटिन से लिया, लैटिन वर्ड से लिया, जिसका लैटिन वर्ड सेला से लिया, जिसकी मीनिंग होती है स्मॉल रूम। ठीक है, अब स्मॉल रूम, ये स्मॉल रूम जिसकी मीनिंग होती है, ये क्यों लिया, ये मैं आपको इधर बताऊंगा। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग, ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब ये क्या है? डेफिनेशन ज़रूरी रहता है, डेफिनेशन हमको याद होना चाहिए बायोलॉजी में। तो डेफिनेशन क्या है? बोलती है द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। सेल बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कैसे? देखिए, फिर मैंने ये आपके लिए फ्लो चार्ट बना के रखा है। तो सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, ये हमको पता है। ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं बॉडी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो हमारे सेल, ग्रुप ऑफ सेल होता है, कई सारी सेलों का एक समूह, एक ग्रुप मिलके बनाएंगे टिश्यू। और जो कई सारे टिश्यू मिलके बनाएंगे एक हमारा ऑर्गन। हार्ट टाइप, जैसे हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, हमारा ये जो ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में तो कई सारे ऑर्गन आते हैं। ईसोफेगस आता है हमारा, ये हमारा स्टमक आता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है। तो ये मिलके बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाती है हमारी बॉडी। ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बॉडी। ठीक है, तो सेल क्या हुआ हमारा? बेसिक तो हुआ ही। बेसिक तो आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा बेसिक क्यों है और फंक्शनल क्यों है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल। हमारा सेल बेसिक तो यहाँ समझ में आ गया, स्ट्रक्चरल भी पता चल गया, पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, फंक्शन भी सारे वही कर रहा है। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस डेफिनेशन। यही रीजन है इस डेफिनेशन के पीछे कि the cell is the basic structure and functional and biological unit of all known organism। ये रीजन है इसके पीछे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हम जानते हैं सेल स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों है। हमने अभी देखा कि फ्लो चार्ट में सबसे पहले जो इसका ग्रुप ऑफ सेल जो थे वो मिलके क्या बना रहे थे? टिश्यू। तो सेल क्या हुआ? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आगे बढ़े। सेल आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ और बॉडी भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये क्यों बोला, ये भी आपको, ये बहुत, आप बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। हमने यहाँ पे ये क्यों बोला, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोला? सेल आर ऑफन कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। हमने बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए बोला क्योंकि सेल क्या है? सेल, कई सारे सेल मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यू, टिश्यू मिलके बना रहे हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बना रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलके बना रहे हैं बॉडी।
तो सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। सेल, कई सारी सेल इकट्ठा हुए तो उन्होंने बनाया टिश्यू, कई सारे टिश्यू इकट्ठे हुए उन्होंने बनाया ऑर्गन, ऑर्गन इकट्ठे हुए उन्होंने बनाया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे हुए उन्होंने बनाई बॉडी। ठीक है, इसलिए इस इन ऑन हम इस बेस पे इसको बोल रहे हैं कि ये हमारा ऑन दैट बेस वी से दैट सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, ये जो फ्लो चार्ट है इसको तो आप खा जाइए, बिल्कुल इसको याद करके रख लीजिए, बहुत बहुत अच्छा है, और आप अगर एग्जाम्स वगैरह में लिखेंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी बिहाइंड द फाइंडिंग ऑफ द सेल, हम हर चीज़ की डिस्कवरी के पीछे एक स्टोरी होती है, और ऐसी सेल की फाइंडिंग के पीछे भी एक हमारी स्टोरी है। ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे ज्ञाता लोग थे, भैया ज्ञाता लोग, इनको ज्ञाता बोलता हूँ मैं तो, जो हमारे ज्ञानी ज्ञाता लोग थे जिन्होंने समझाई जिंदगी, लाइफ क्या होता है। द स्टोरी बिहाइंड द फाइंडिंग ऑफ द सेल, रॉबर्ट हुक जो हमारे साइंटिस्ट थे वो एग्जामाइन कर रहे थे, मतलब किसी चीज़ को पढ़ना, किसी चीज़ में शोध करना, उसको हम एग्जामाइनिंग कहेंगे। अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्न, वो एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामाइन कर रहे थे, और वो क्या देखते हैं, रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग मैनी, उस कॉर्क में देखते हैं कि कई सारे छोटे छोटे वहाँ पे लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं, बॉक्सेस हैं। अब समझे आप, ऊपर स्मॉल रूम का मतलब, स्मॉल रूम से क्यों लिया गया है, ये सेला क्यों लिया गया है, समझे, ये इसलिए लिया गया है क्योंकि जो वहाँ पे दिखा था हमारे रॉबर्ट हुक को, हमारे ज्ञाता को, ये दिखा था, हमारे जो डिस्कवर है, जिन्होंने डिस्कवर करी सेल, रॉबर्ट हुक। ये हैशटैग मैं इसीलिए लगा दे रहा हूँ आपके लिए कि आप याद रखें, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि सेल किसने डिस्कवर करी, फट 2 सेकेंड भी नहीं लगने चाहिए, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी। तो ये कंपार्टमेंट्स थे, इसलिए जो स्मॉल रूम्स थे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने सेला वर्ड लिया था। आगे बढ़ते हैं। तो उसमें वो देखते हैं कि छोटे छोटे लिटिल स्लाइस ऑफ कॉर्क में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। कॉर्क कुछ और नहीं है, कॉर्क इज अ सब्सटेंस कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क कुछ अलग नहीं है, मात्र एक ऐसी बक्कल टाइप का, बक्कल समझते, आउटर लेयर, एक जो एक हमारे यहाँ नॉर्मल भाषा में बोला जाता है इसको खोपट कहते हैं इसको, आउटर लेयर बोलेंगे। जो हमारी डेड सेल्स होती है ना, जिस तरीके से, उसी तरीके की एक सेल को, लेकिन वो डेड सेल नहीं होगा, इसकी डेड सेल नहीं होगी, हमारी जो डेड सेल निकलती है उसी तरीके की बिल्कुल आउटर बार्क को वो कर रहे थे। जैसे किसी ट्री है हमारे, उसमें से जैसे इतने से पार्ट, हल्के से बिल्कुल माइन्यूट एरिया को, स्लाइस ऑफ कॉर्क को काट के वो उस पर रिसर्च, उसको एग्जामाइन कर रहे थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक डन ऑल दिस इन द, रॉबर्ट हुक ने ये कब किया, ये सब चीज़ें हमको याद रहनी चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर कब, सेल का कब करा था ये सब। उन्होंने 1665 में विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, देखिए भाई बड़े ज्ञानी लोग हैं ये लोग, इन्होंने डिस्कवर कर दिया, देख भी लिया, और खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक अब हाँ, ये खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन्होंने ये सब देखा। आगे बढ़े हम। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल, रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को नाम दिया सेल, इन बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल। ठीक है, द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे। जो इन्होंने जो इन बॉक्सेस को जो सेल वर्ड दिया था वो अभी तक हमारे यहाँ पे यूज होता है, पूरी बायोलॉजी में इसको सेल ही बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैं जो आपको जो मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आपको एनसीईआरटी से आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करे हैं, आपको समझाने के लिए इजी वे में। मैं आपको कहना चाहूँगा मैं आपसे कि जो एनसीईआरटी है हमारी, वो बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड की बुक है, जिसको अब मैं आपको यही बोलूँगा कि आप उसको ही प्रेफर करें। एनसीईआरटी हमारी बेस्ट बुक है, आप इसको ही प्रेफर करें, इसको ही प्रेफर करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। If we study cell under a microscope, we would come across these features in almost, हम स्टडी करते हैं सेल को माइक्रोस्कोप्स को, तो हम ये चीज़ें देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं, हम न्यूक्लियस देखते हैं, हम साइटोप्लाज्म देखते हैं, हम, ठीक है, हम इसमें
ये वही चीज़ है, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं, हम इसमें गोल्जी एपरेटस देखते हैं, हम इसमें लाइजोसोम्स देखते हैं, हम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, प्लास्टिड देखते हैं, वैक्यूल्स देखते हैं, हम ये सब चीज़ें इसमें देखते हैं। और हम चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये बिल्कुल बाहरी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली कवरिंग बोलेंगे। जैसे कि हमारे घरों में पहले एक छोटा गेट होता है, फिर एक बड़ा गेट होता है, फिर एक सबसे बड़ा महाराजा टाइप गेट होता है। हर किसी के यहाँ नहीं होता, मेरे यहाँ नहीं है, सबके यहाँ वैसे कई लोगों के यहाँ होता है। तो बड़ा सा एक गेट होता है, तो ये सबसे आउटर कवरिंग है, ये सबसे बड़ा वाला जो गेट होता है ना घरों में, पैसे गेट। फिर कई लोगों फिर छोटे गेट होते हैं, फिर उससे भी छोटे, फिर रूम के गेट होते हैं, और ऐसे ये सबसे बड़ा गेट है वो है। ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि ये गेट है हमारा, ये इधर के लोगों से बचाता है। जैसे कि घर के एग्जाम्पल के छोड़िए आप, जैसे कि हाँ पहले जो बड़े बड़े किले बनते थे उनमें एक बड़ा सा गेट होता था, वो हमारे शत्रुओं से, हमारे राइवल्स से अंदर के लोगों को, अंदर की प्रजा को बचा के रखता था। इसी तरीके से जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी हमारी सेल की ये जो लेयर है, यहाँ से जो बाहर की टॉक्सिन्स हैं जो हमारी सेल को हार्म कर सकते हैं, उनसे अपनी सेल को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है ये? अपनी सेल को प्रोटेक्ट करता है। ये इस तरीके से काम करता है, एक किलानुमी दीवार की तरह हम कहेंगे ये काम करता है। ठीक है, इजी वे में मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि इन तरीके के एग्जांपल्स इसीलिए देता हूँ ताकि याद रहे। हमें रटना थोड़ी ना है यार, याद रखना है। लिख देंगे हम तो पेपर में तो पास हो ही जाते हैं यार, हम तो याद करने समझने के लिए बस। दे होगा यहाँ पे, सॉरी, दे अलाउ टू मटेरियल टू मूव फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द सेल। यही अलाउ करते हैं, अंदर कौन जाएगा कौन बाहर आएगा। अंदर न जाने वाले होंगे तो ये यहीं पे रोक देंगे, अंदर जाने वाले होंगे तो ये अंदर जाने देंगे। अगर ये टॉक्सिन्स हुए तो अपनी सेल के लिए ज़रूरी नहीं है तो ये बाहर ही रोक देंगे, अंदर जाना होगा तो ये लेके जाएंगे, बस ये होता है। ठीक है, दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है यहाँ पे? दे ओनली गिव परमिशन टू सिलेक्टिव और नीडी। हमें ये सिलेक्टिवली परमिएबल, मैंने इसलिए ये इधर पे ये वर्ड इसलिए यूज होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पे क्यों लगाई देगा, अब ये मैं आपको बताऊँ। ये सिर्फ उन्हीं को लेंगे अंदर, ये सिर्फ उन्हीं को अंदर लेंगे जिनको वो जानते हैं और जिनकी हमारी बॉडी को, हमारी सेल को नीड है। बाकी किसी को अंदर नहीं लेंगे। ये जिनको ज़रूरत है अंदर सेल, जिन जिन चीज़ों की सेल में अंदर ज़रूरत है, ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेंगे, अन्यथा ये नहीं लेंगे। ठीक है, अब चलिए अब डिफ्यूज़न आता है। अब हम बात कर लेते हैं, पहले सेल ऑर्गेनेल्स की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये डिफ्यूज़न हमारा बीच में एक आ गया है, डिफ्यूज़न की बात करते हैं। ये हम जब पढ़ रहे हैं सिलेक्टिवली परमिएबल वगैरह, तो हमें ये शब्द जानना जरूरी है कि डिफ्यूज़न क्या होता है। दिस इज अ spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of low concentration। डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें सब्सटेंस का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जहाँ चीज़ें ज़्यादा भरी पड़ी होंगी, वहाँ से कम जगह पे चीज़ें जाएंगी। जैसे कि जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा है, कंसंट्रेशन किसी चीज़ का ज़्यादा है, वहाँ से चीज़ें जाएंगी कम कंसंट्रेशन वाली जगह में, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। जैसे हमारा अमेरिका है, वो अभी वैक्सीन बनाएगा कोरोना की, तो उसके बाद कई गरीब देशों को वो पहुँचाएगा, तो वहाँ पे बहुत पैसा है, तो वो अपना काम भी कर रहा है और यहाँ इनको भी दे रहा है। तो ये प्रोसेस एक तरह से है डिफ्यूज़न, जो हाई कंसंट्रेशन से। आपको ये याद रखना है डिफ्यूज़न में क्या होता है, एक मूवमेंट होता है सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, बस और कुछ याद नहीं रखना है इसमें, सिर्फ इतना याद रखना है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता देना, मैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बना दूंगा, इतना लोड नहीं लेना अपन को। डिफ्यूजन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंज ऑफ द सेल।
हमारा डिफ्यूजन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस चेंज ऑफ द सेल। मैंने क्या बोला, डिफ्यूजन क्या करता है, कोई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, मैं सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी को इसलिए फॉलो करता हूँ, बिल्कुल इजी बुक होती है, स्टैंडर्ड बुक होती है, और ये ऐसी बुक है जिसमें फालतू का नहीं लिख रखा है कि हमें वही 15 पेज के नोट्स नहीं बनाने हैं। सेल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, ईजी हो जाएगा बहुत आसानी से। एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 ऑक्सीजन इज इंक्रीज इनसाइड द सेल देन इट ट्रांसफर्ड O2 फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जब हमारे सेल में, हम ये एग्जाम्पल मैंने बनाया, जैसे हमारे लंग्स में होता है ना, जैसे हमारे लंग्स में किसी भी ऑक्सीजन का, जब ऑक्सीजन लेती है, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल करते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये जो एक तरह से जो हमारा लेवल जिस चीज़ का बढ़ता जाता है, जिस सेल के अंदर है, ये गैसियस एक्सचेंज होता है। एक गैस सेल के अंदर बढ़ गई तो फिर वो दूसरी गैस को उधर से निकालेगा। किसी एक गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो वो दूसरी जगह उस गैस को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, इसमें यही हो, इसमें इजी है, सिंपल है, अपन को कुछ लोड नहीं लेना है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। किसी एक जगह पे, जैसे ये है हमारा एक जगह पे कोई सी भी गैस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मानता हूँ मैं ए गैस का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गया, तो ये ए गैस को यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा बी गैस में, ए गैस को ये इधर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ से कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो ए गैस को यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। ये इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जो हमारा पानी और वाटर है वो ऑल्सो इसी डिफ्यूजन के लॉ को फॉलो करता है, लेकिन इसको यहाँ पे दूसरे वर्ड से बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। जब वाटर का जब यहाँ पे वो बदलता है, जब मूवमेंट होता है तो हम उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब इस तरह की मेम्ब्रेन से जब हमारा ट्रांसफर मूवमेंट होता है वाटर का एक जगह से दूसरी जगह पे विद द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आर टू डिफरेंट वर्ड्स बट दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। कैसे हैं? उसमें वाटर नहीं हो रहा था और इसमें वाटर होता है, जिसमें वाटर होता है उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसमें वाटर के लिए स्पेशली बोला जाता है कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से ये ट्रांसफ़र करता है। और ये ट्रांसफ़र कैसे करता है, ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, मूवमेंट कैसा होता है इनका? द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। ये डिपेंड करता है वाटर के सब्सटेंस का अमाउंट कितना है जो डिसॉल्व है वाटर में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस अब डीपली पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में क्या है, ये एक पैसेज है वाटर का फ्रॉम अ रीजन, मैंने क्या वहाँ पे भी हाई कंसंट्रेशन से टू द लो हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। इसमें क्या है, यहाँ पे ज़्यादा हाई वाटर कंसंट्रेशन, ज़्यादा पानी जहाँ पे होगा वहाँ से कम पानी वाली जगह में ये जाएगा, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ से कम पानी वाली जगह में जाएगा। जैसे कि हमारा एक देसी एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल और देसी, हम एक बाउल में पानी भर के किशमिश डाल देते हैं। अब कंसंट्रेशन, पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पे है? पानी किशमिश के अंदर तो गाढ़ापन है, किशमिश तो हमारी बहुत वो होती है, लेकिन जब वो पानी के अंदर डाल देते हैं तो वो श्रिंक हो जाती है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से निकल के ये यहाँ गया, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस। यहाँ पे आउटसाइड द किशमिश के अगल बगल कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है? पानी का। तो यहाँ से ये किशमिश में गया पानी, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा किशमिश में पानी गया तो ये हुआ ऑस्मोसिस। वाटर कहाँ पे, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था बाउल में, बाउल से अंदर गया किशमिश में, तो ये क्या हुआ? ऑस्मोसिस। बस सर यही होता है ऑस्मोसिस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है।
अब हमारा ये जब हमारी ये है तो हमारा NCERT है तो कुछ एग्जाम्पल तो कराते ही हैं वो, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, तो इसीलिए तो NCERT मस्त किताब है। यूनिसेलुलर, हम देखो एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, देखो कई हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं टेंड टू गेन वाटर थ्रू, कई यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू। प्लांट रूट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, वो भी लेता है बाहर से अंदर में, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए सेल। डिफ्यूजन के बिना हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस और वाटर नहीं होगा। जब आप सांस पानी नहीं ले पाएंगे तो आप तो मर ही जाएंगे। तो डिफ्यूजन और हमारा ऑस्मो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द सेल कैन ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, ये हमारा सेल भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इसी तरीके से लेता है हमारे। जैसे मैंने बताया आपको ऑस्मोसिस की, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताई है कि हाई वो जहाँ पे पानी कम होगा वहाँ से वो ले लेगा, जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा होंगी और जहाँ पे कम होगी, जैसे हमारी पोटेशियम और सोडियम का लेवल होता है, जहाँ पे पोटेशियम का लेवल बढ़ गया वहाँ से पोटेशियम मूवमेंट कर जाता है कम वाली जगह पे। बस यही होता है कि जहाँ पे, और वो जब तक ट्रैवल करते हैं जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना कर लें। माने कि अगर एक के पास 10 रुपये हैं तो दूसरी जगह के पास भी 10 रुपये हो जाएं। बड़े ईमानदार होती है हमारी बॉडी, वो सबको देती है थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं कि एक के पास 100 तो दूसरे के पास 0, वो सबको 10-10 दे देगी। भाई इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तब तक ये करते रहेंगे, ठीक है। तो आज तो हमने बात करी अपने में सेल और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसमें सेल ऑर्गेनेल्स की, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की। तो सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात करें, मैंने आज आपको ज़्यादा लोड, हमें आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आज सेल पढ़ा, अगली वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। बड़ा टॉपिक नहीं है, अगली 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।